Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। बच्चों आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर जो फर्स्ट है उसकी यूनिट सेकंड जिसमें आता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटर मेथड, उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट सेकंड हमने पहले ही स्टार्ट कर दी है, तो ये हमारा यूनिट सेकंड का जो सेकंड लेक्चर है उसमें एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशन मेथड में क्या आता है कि जो हमने ऑपरेटर के मेथड पढ़े थे पीछे के लेक्चर में, उनके कहाँ कहाँ हमारे काम आते हैं, कहाँ कहाँ उनका अनुप्रयोग होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स सरल आवर्त दोलित्र। सरल आवर्ती दोलित्र, इसकी शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होती है, मीन्स जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, और इसके बारे में बाकी सारी बातें करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि यदि कोई भी कण जिस पर प्रत्यानयन बल या फिर रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, आपको पता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। कोई भी एक पार्टिकल है बच्चों, उस पर यदि कोई रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है या फिर प्रत्यानयन बल के अंतर्गत वो पार्टिकल गति कर रहा है, तो वो गति क्या होती है, सरल आवर्त गति होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। मीन्स कोई भी पार्टिकल है, यदि वो इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि ये उसकी मीन पोजीशन है, यानी कि मध्य स्थिति है, इस मध्य स्थिति के इर्द गिर्द यदि वो गति कर रहा है, तो गति कर रहा है, तो यदि वो इस पोजीशन में गति कर रहा है तो प्रत्यानयन बल और रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, उसके मध्य स्थिति की तरफ या फिर मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। जिस डायरेक्शन में वो गति करता है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रत्यानयन फोर्स लगता है, रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो ये जो इस प्रकार की जो गति होती है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तथा इस तरह की गति करता हुआ जो पार्टिकल है वो क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर सरल आवर्ती दोलित्र कहलाता है। अब क्या होता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्ती गति में क्या होता है, द रेस्टोरिंग फोर्स यानी कि प्रत्यानयन बल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। प्रत्यानयन बल या फिर रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो हमेशा विस्थापन के, जितना विस्थापन उस पार्टिकल में हो रहा है उस बल के कारण, उस विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना विस्थापन होगा उतना ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और हमेशा डायरेक्शन में अपोजिट होता है। इसलिए हम जब भी कभी लेते हैं फोर्स, उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं विस्थापन के, यानी किसी पोजीशन के, और उसके साथ जो हम माइनस साइन लगाते हैं वो माइनस साइन हमें बताता है कि इसकी डायरेक्शन, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और फोर्स जो होता है हमेशा मीन पोजीशन की डायरेक्शन में ही। यदि किसी रेखीय आवर्ती दोलित यानी कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का द्रव्यमान हम मान ले, मास हम मान लेते हैं m है, और इसकी साम्य स्थिति या फिर मीन पोजीशन कहाँ है, मूल बिंदु पर है। कोई भी हम इस तरह से यदि एक्सिस मान ले और यहाँ पर उसकी मीन पोजीशन मान ले, तथा यह x अक्ष के अनुदिश सरल दिशा में आवर्त गति कर रहा है, इस x डायरेक्शन के, केवल इस एक्स डायरेक्शन में ही गति कर रहा है। यदि हम ऐसा मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल है रैखिक गति कर रहा है या फिर लीनियर मोशन कर रहा है, इफ एट एनी इंस्टेंट t, किसी भी एक क्षण t पर, कोई हमने टाइम ले लिया t, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी x, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हमने क्या मान लिया, x मान लिया, देन रेस्टोरिंग फोर्स या फिर प्रत्यानयन बल जो कि पार्टिकल पर काम करेगा वो क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये हमने बताया था आपको, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हम K कांस्टेंट लगा देंगे तो ये हमारा रेस्टोरिंग फोर्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस हमें ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन उसके विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट है। K यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, धनात्मक नियतांक है, इसे हम फोर्स कांस्टेंट या फिर बल नियतांक कहते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के। एक तो हम क्लासिकल मेथड से निकाल सकते हैं, एक दूसरा हम क्वांटम मेथड से निकाल सकते हैं। क्लासिकल मेथड में चिरसम्मत विधि जो कि हम आज तक यूज में लेते आए हैं, उस फॉर्मूला से भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्लासिकल मेथड में हम न्यूटन की गति के नियम का ही को फॉलो करते थे। तो न्यूटन की गति के नियम से यदि कोई m द्रव्यमान का कण है और उस पर कोई फोर्स F लग रहा है, तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, F इज इक्वल्स टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई त्वरण, मीन्स मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन। और इसे हम किस तरह से लिखते थे, F इज इक्वल्स टू ma, m मास होता था और a एक्सीलरेशन होता था। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, न्यूटन के लॉ से। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या हो गया, फोर्स को हमने लिख दिया F,
मास की जगह हमने लिख दिया m। त्वरण को हम जानते हैं, यदि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन x है तो उसका वेग क्या होगा dx by dt, और त्वरण या फिर एक्सीलरेशन क्या होगा d2x by dt स्क्वायर। तो d2x by dt स्क्वायर क्या है, एक्सीलरेशन ऑन पार्टिकल यानी कि पार्टिकल पे लगने वाला त्वरण। तो ये हमारे पास फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल टू m d2x अपॉन dt स्क्वायर। अब हमने पीछे देखा था F इज इक्वल टू क्या होता है माइनस के एक्स। इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को, इनसे हम यानी कि इनको आपस में यदि हम इक्वल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम माइनस के एक्स को इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। d2x m से यदि हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास k बाई m को यदि हम मान के चलें, k बाई m को हम ओमेगा स्क्वायर यदि हम लिखते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन आएगी फाइनल वो क्या आएगी, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर क्या है, k बाई m, तो ओमेगा क्या हो जाएगा रूट k बाई m। ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर वेलोसिटी है या फिर कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये जो इक्वेशन है यह सरल आवर्त गति या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हमें क्या मिला है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट k बाई m। एंगुलर वेलोसिटी ये आ गई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की यदि वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दे तो हमारे पास न्यू क्या आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k बाई m। इसलिए हमारे पास जो पूरी जो मोशन है उसका टाइम पीरियड टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि गति का आवर्तकाल t इक्वल्स टू 2 पाई बाई m। तो फिर हमारे पास इक्वेशन आई थी, वहां पर क्या आएगा बच्चों, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। यस, t इज इक्वल टू, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, आपको पता है आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट k बाई m। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो हमारे पास t का फॉर्मूला आ गया, ओमेगा का फॉर्मूला है हमारे पास और न्यू का फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम मान के चलें कि समीकरण जो हमारे पास 3 प्राप्त हुई थी, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमारे पास इक्वेशन मिली थी, उसका सॉल्यूशन मान लीजिए कि ये है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये आपकी इक्वेशन नंबर हमने 5 मान ली। अब नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विभव ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा जो हम ऑसिलेटर की या दोलत्र की निकालते हैं वो हमारे पास क्या होती है बच्चों, ये भी हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है। v इज इक्वल टू क्या होती है, माइनस ऑफ जो f dx हमें मिला है, f का इंटीग्रेशन हम कर देते हैं जहां से जहां तक वो पार्टिकल मूव कर रहा है उस, तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0 से x f dx। f हमारे पास क्या है, माइनस के एक्स है, तो f की जगह हम यदि माइनस के एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो विभव ऊर्जा आएगी, विभव ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स 0 टू इन्फिनिटी। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो x को dx के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब चूंकि हम जानते हैं k इज इक्वल टू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या था, k बाई m था, तो इसको हम न्यू की यदि फॉर्म में लिखें, ओमेगा की जगह यदि हम लिख दें 2 पाई न्यू, तो ये क्या हो जाएगा m 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर। तो k हमारे पास कितना आ जाएगा, 4m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अब इस k की वैल्यू को यदि हम पोटेंशियल एनर्जी के इस फॉर्मूला में पुट कर दें तो v आ जाएगा हमारे पास 1/2 4m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर।
यहाँ पे देखिए जैसे ग्राफ में दे रखा है, कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी ये देखिए मीन पोजीशन पे क्या है, 0 है, और जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता जाता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है उसकी। और यहाँ पर कोई भी एक पोजीशन दे रखी है, ये ए है, ये -a है, और ये इसका क्या है, एनर्जी का ग्राफ है कि यहाँ पर इसकी दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी सेम है। तो v हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हाफ 4m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। 2 से 4 को यदि हम कैंसिल करेंगे तो v आ जाएगा 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब क्या होता है कि ये कब आई है, हमने ये माना है कि मेन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप v इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेटर की तो हमने क्या निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। हमने अभी क्या निकाला था बच्चों, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन निकाली, फिर उसका हमने सॉल्यूशन माना। नेक्स्ट हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब हम उसकी यदि काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा की बात करें किसी भी ऑसिलेटर की, जो कि एक्स डिस्प्लेसमेंट में होता है, तो हम जानते हैं वो क्या होती है, हाफ mv² होती है नॉर्मली यदि हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को t से डिनोट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, हाफ m। x हमारे पास यदि डिस्प्लेसमेंट है तो v को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt²। तो dx/dt का होल स्क्वायर। तो dx/dt क्या है, वेलोसिटी है। हमारे पास x इक्वल्स टू क्या हमने माना था, a sin ओमेगा t। यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू पुट करें तो हम dx/dt की यदि वैल्यू निकालें तो dx/dt क्या हो जाएगा, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे यानी कि अवकलन करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, t के सापेक्ष करने पर ओमेगा बाहर आ जाएगा, a ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t। तो ये वैल्यू यदि हम t की जगह तो हमारे पास जो t की वैल्यू आएगी बच्चों को क्या आएगी, हाफ m a ओमेगा cos ओमेगा t का स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू हाफ m a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट cos स्क्वायर को यदि हम साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ m a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब चूंकि हम जानते हैं x इज इक्वल्स टू क्या होता है, a sin ओमेगा t, तो यहाँ से यदि हम sin ओमेगा t की वैल्यू पुट करें तो sin ओमेगा t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x/a। sin ओमेगा t की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर हमें t क्या मिलेगा, इज t इज इक्वल्स टू हाफ m a² ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस x² a² यहाँ पे एल्शियम के रूप में ले लेंगे, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू हाफ m a² ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x² a² से a² कैंसिल हो गया बच्चों। t हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जो हमारे पास आएगी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो क्या आएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। अब हमें क्या पता है, k इज इक्वल्स टू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास् फाइनली जो t मिलेगा k की फॉर्म में, वो क्या मिलेगा, m ओमेगा स्क्वायर की जगह हम k पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू हाफ k a² माइनस x²। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अब क्लासिकल थ्योरी के अनुसार टोटल जो एनर्जी होगी ऑसिलेटर की वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमारे पास ऊपर दे ही रखी है अभी, t इज इक्वल्स टू हाफ k a² माइनस x²। और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो हमारे पास थी वो क्या थी, हाफ k x²। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ने पर टोटल एनर्जी हमें प्राप्त होगी, E इज इक्वल्स टू v प्लस t। तो ये हो जाएगा हाफ k x² प्लस हाफ k a² माइनस x²। इसे यदि हम खोलेंगे तो हाफ k x² की टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू हाफ k a²। एनर्जी, अब हमें इससे इस इक्वेशन को देख के हमें क्या प्राप्त होता है कि एनर्जी जो होती है ना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो उसका एम्पलीट्यूड या फिर जो आयाम है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए अब जो हमने ये सारा जो हमने निकाला है इसके फंक्शन वगैरह, इससे हम जो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो इसके जो कंक्लूजन्स हैं वो क्या क्या होंगे हमारे पास। फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों, सरल आवर्त गति कर रहा है यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं जो भी पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है।
अतः दोलित्र की ऊर्जा E के सभी संभव मान हो सकते हैं। आयाम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, आयाम के साथ साथ ही एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी। सेकंड जो आता है बच्चों, जैसे हमने ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर क्या है, इसकी मीन पोजीशन है। ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है -a से a के बीच में। ये तो है आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो मध्य स्थिति पर क्या है, 0 है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है पार्टिकल वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। अब आपको पता है एनर्जी टोटल सेम रहती है, कंजर्व रहती है, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और टोटल एनर्जी सेम रहेगी। तो टोटल एनर्जी आप देखिए पूरे उसमें सेम है, कंजर्व है। अब जैसे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये डॉट वाला जो ग्राफ है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है वहां पर काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है। और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका मान उसी क्या बोलते हैं, उसी वैल्यू में कम होता जाता है। तो मीन्स टोटल एनर्जी सेम रहती है। सेकेंड हमारे पास कंक्लूजन जो है वो ये है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, x इक्वल्स टू प्लस ए और माइनस ए, इसकी सीमा के बाहर यानी कि इससे बाहर यदि पार्टिकल है, चूंकि कण की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, माइनस होगी, ऑब्वियसली बात है माइनस में जाएगा। गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से आगे बढ़ेगी तो ये माइनस में ही होगी। कण की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी माइनस होगी या ऋणात्मक होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए की सीमा के बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यानी कि जो पार्टिकल है वो -a से a के बीच में ही पाया जाएगा, -a से a के बाहर नहीं मिलेगा, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी वहां पर 0 होती है। इट मीन्स दोलित्र या फिर ऑसिलेटर केवल x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए लिमिट के अंदर ही पाया जाता है। सीमा x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए दोलित्र की चिरसम्मत सीमा कहलाती है। ये जो लिमिट हमने डिसाइड कर दी कि इसके अंदर अंदर पार्टिकल है, ये क्या कहलाती है, क्लासिकल लिमिट या फिर चिरसम्मत लिमिट कहलाती है। थर्ड जो हमारे पास कंक्लूजन आता है वो क्या आता है कि दोलित्र या फिर ऑसिलेटर जो है उसकी जो वेलोसिटी होती है माध्य पोजीशन पर अधिकतम होती है। दोलित्र का वेग माध्य स्थिति पर अधिकतम तथा x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पर 0 होता है। माध्य स्थिति पर अधिकतम होगा, ऑब्वियसली बात है। माध्य स्थिति पर आप देखोगे गतिज ऊर्जा जो है वो मैक्सिमम है, गतिज ऊर्जा वेग पर ही निर्भर करती है। ये मैक्सिमम है तो वेलोसिटी हाफ mv² होती है, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पर पार्टिकल कम से कम टाइम के लिए रुकेगा, और जहां पर वेलोसिटी धीरे धीरे इसकी कम होती जाती है वहां पर पार्टिकल ज्यादा देर के लिए रुकेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, माध्य स्थिति पर अधिकतम होती है दोलित्र की वेलोसिटी और x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पर 0 हो जाती है, वो आप देख सकते हैं। अतः ऑसिलेटर के माध्य स्थिति में पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है, क्योंकि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां से पार्टिकल बहुत जल्दी मूव कर जाएगा, तो वहां पर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, वो न्यूनतम होगी। तथा सिरे पर या फिर x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पर दोलित्र के पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसके सिरों पर सबसे ज्यादा टाइम के लिए पाया जाएगा क्योंकि वहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो बच्चों ये था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि क्लासिकल मेथड से हमने निकाला था। कल जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे क्वांटम मेथड से बात करेंगे। इसके क्वांटम मेथड में इसके आगे नेक्स्ट आएगा 0 पॉइंट एनर्जी, और आगे और भी टॉपिक्स आएंगे। थैंक यू।